हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। तो आइए गुरुत्वाकर्षण अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया जाए, जहां प्रश्नों की कुल संख्या है 15। तो आइए इसका पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला है, दीवार में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, और यहाँ पे इसके 4 विकल्प दिया गया है। तो कौन सा होगा? निवार्त का मतलब क्या होता है कि वहाँ स्थान जहाँ वायु भी ना हो। निवार्त में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, तो जैसा कि यहाँ आप देखिए, निवार्त में स्वतंत्रता पूर्वक गति करता हुआ ये एक पिंड है, ऐसे गति कर रहा है। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? तो इसका विकल्प सही होगा, त्वरण समान होगा। क्यों होगा? जब पिंड यहाँ पे कहा गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एक दिशा है, और ये तभी होगा जब ये सदिश राशि होगा, चाल नहीं हो सकता है, और वहाँ पे इसका वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए त्वरण क्या होगा? समान होगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है, एक का ख। तो इसके पश्चात आइए इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ये आसान सा है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? 4 विकल्प में से। तो गुरुत्वाकर्षण बल उनकी बीच की दूरी का होता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बल के समानुपाती क्या होता है? ये द्रव्यमान होते हैं, लेकिन बल के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मानना है आपको। इसके बाद अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, तो पहला है उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर। तो ये तो डिपेंड करता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उनके बीच की दूरी का, ये भी उसमें डिपेंड करता है, दूरी का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच माध्यम पर, उसके बीच कौन सा माध्यम है? निवार्त है या अन्य कोई माध्यम है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर ये 1 2 3 तीनों पे डिपेंड करता है, लेकिन ग जो दिया गया है उसके बीच माध्यम पे, ये इससे कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर आपको ग होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न 4 नंबर में है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान सभी जगह बराबर नहीं होता। वो किस पे निर्भर करता है? वो देखा जाता है पृथ्वी के अक्षांश पे। कोई वस्तु पृथ्वी के अक्षांश से कितनी दूरी पर है, इससे गुरुत्वीय त्वरण का मान पता लगता है। तो ये इसका आंसर घ होता है, 4 का घ। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 5वां। तो प्रश्न संख्या 5 के लिए आपको 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे देखिए, हमें बताना है कि किस स्थान पे जी का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा ऊंचाई होगी वहाँ पे जी का मान काफ़ी कम हो जाता है। धरातल है और यहाँ पे कोई भी ऊंचाई अगर ज़्यादा हो जाती है, पहाड़ हो गया, मीनार हो गया, यहाँ से जी का मान पृथ्वी के केंद्र से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि मीनार काफ़ी ऊंची होती है। भूमध्य रेखा का किसी स्थान पे, और यहाँ आपको ध्यान देना है, भूमध्य रेखा के किसी स्थान पे जी का मान ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं बताया किसी स्थान पे, लेकिन घ नंबर में जो दिया गया है अंटार्कटिका के किसी स्थान पे, यहाँ पे एकदम श्योर है कि जी का मान हमेशा कम होगा। ठीक, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यही इसका आंसर हो जाता है, 5 के घ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रमाण के तौर पे देख सकते हैं ऊंचाई का प्रभाव जी का मान केंद्र से। जो वस्तु जितनी ऊंचाई होती है वहाँ पे ऊंचाई h का मान बढ़ने से जी का मान घटता है, ये स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या 6, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो ये आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला, G = G × m/r²। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या के दुगनी दूरी पर है, यानी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? r का मान होगा 2r, दुगना है।
तो यहाँ पे हम मान रखते हैं g बराबर g/m बटे r के स्थान पे 2r का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऊपर तो j कितने होगा g/m बटे में 2r स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला g/m बटे 4r स्क्वायर। तो आप बताइए ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, तो ये तो g का मान है, यहाँ पे ये g का मान है, तो इसके स्थान पे हम g लिखेंगे। ठीक, इसके स्थान पे g लिखेंगे हम। तो यहाँ पे इसके बदले हमने रख दिया g, और g का मान कितना होता है 9.8 बटे में 4। अब इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 2.45। ठीक, यही आएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, तो ये पहला, तो इसका ये पहला आंसर हो जाता है। तो इसके पश्चात अगला सवाल देखते हैं। तो आइए इसके बाद 7वां प्रश्न, यदि एक ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो, ये ध्यान देना है। कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान भी आधा है और त्रिज्या भी आधा है, किससे, पृथ्वी से, तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ये भी आसान सा प्रश्न। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला होता है जी निकालने का, गुरुत्वीय त्वरण निकालने का, G/m बटे r स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और जो दिया गया है यहाँ देखिए, द्रव्यमान कितना है आधा, जो पिंड आ रहा है, जो पिंड नया जो है उसका द्रव्यमान कितना है आधा है, m/2, और त्रिज्या भी आधा यहाँ पे पृथ्वी से आधी है, r/2, दोनों आधा यहाँ पे कहा गया है। अब यही मान यहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये सारे मान यहाँ पे रख दिए, m के स्थान पे m/2, r स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे देखिए r/2। तो ये हो गया। इसके अगले स्टेप, ये तो जो कितने हो यहाँ पे r स्क्वायर और बटे में 2 दूनी 4। अब ये तो हो गया। इसके बाद आगे स्टेप देखते हैं। तो इसके बाद यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। ठीक, और यहाँ पे ऊपर क्या बचा, g/m बटे r स्क्वायर, ये वाला, और ये 2 बचा बटे में। तो ये जब ऊपर जाएगा गुणा में तो ये पलट जाता है। तो यहाँ देखना है g/m और बटे में है r स्क्वायर, और ये चला गया ऊपर। तो इसका मान क्या होता है, ये तो g है, यहाँ पे मैंने बताया अभी, यहाँ ये g है, और g का मान कितना होता है 9.8, और ये 2 है। आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, बहुत आसानी से ये आ जाएगा 19.6 आ जाएगा आपका 19.6, यही इसका आंसर आ जाता है, ये वाला। इसके बाद अगला सवाल, तो 8 नंबर में कहा गया है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के कुल समय का, पिंड के द्रव्यमान का, गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का, गिरने के समय के वर्ग का, जिस समय वो वस्तु गिर रहा है। विराम में मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड और जो दूरी तय कर रहा है, तो गिरते समय के वर्ग का क्या होता है, ये समानुपाती होता है, यानी वही हो जाएगी इसकी दूरी r का मान। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या 9, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर प्रथम वेग दिया हो और दूसरा वेग ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला क्या होता है, गति में हम लोगों ने पढ़े हैं v² = u² + 2as। तो उस फार्मूले से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आप बताइए, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर गिराया गया, तो प्रारंभिक वेग उससे कितना था गिरने से पहले, तो उसका तो 0 था। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, ऊंचाई कितनी दी हुई है यहाँ पे 40 मीटर, g का मान कितना है 9.8, और हमें दूसरा वेग पूछ रहा है यहाँ पे, ये वाट हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, v² = u² + 2gs। यहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण एक स्थान पे हम यहाँ पे g माना जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण यही है। ठीक, तो इस फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप v², तो ये हमें निकालना है, यानी दूसरा वेग, तो ये लिखा जाएगा u कितना है प्रारंभिक वेग 0 + 2, g का मान 9.8, और ये क्या चीज़ है gs, s का मान कितना है दूरी यहाँ पे देखिए 40,
तो यहाँ पे 0 2 9.8 इंटू 40, ये आपको समझ में आ गया। अब अगला स्टेप v² इक्वल टू, ये तो शून्य होगा, ये तो शून्य होगा, इसे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद 2 इंटू 9.8 इंटू 40, ये पूरे गुणा करने पाता है 784। इस वर्ग का पक्षांतर इस तरफ होगा तो हो जाएगा वर्गमूल। v बराबर 784 का वर्गमूल 28, तो ये 28 मीटर प्रति सेकंड कौन सा है इसका आंसर, आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर आपको ये है, ये वाला 9 नंबर सवाल था, तो का नंबर 28 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे 10वां प्रश्न। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां। यदि एक पत्थर को किसी मकान के छत से मुक्त रूप से गिरते हुए ज़मीन पर पहुंचने में 4 सेकंड का वक्त समय लगता है तो मकान की ऊंचाई क्या होगी लगभग। तो विस्थापन निकालना या ऊंचाई निकालना, तो एक फार्मूला कौन सा होता है, तो एक फार्मूला ये होता है S बराबर या H बराबर UT प्लस हाफ AT², तो एक स्थान पे यहाँ पे GT², H बराबर UT प्लस हाफ GT², तो इसी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ जो प्रारंभिक वेग है शून्य है, क्योंकि मुक्त अवस्था से जब गिराया जाएगा तो पहले उसका वेग शून्य होगा और समय कितना है 4 सेकंड, और जी का मान यहाँ पे हम 10 लेंगे क्योंकि यहाँ पे लगभग में पूछा गया है, तो 9.8 से काम नहीं चलेगा, हम 10 लेंगे यहाँ पे जी का मान। तो इस फार्मूले में ये सारा मान रखेंगे। H या S बराबर प्रारंभिक वेग शून्य है, T कितना है 4 है, यहाँ पे 1/2, जी का मान है 10 और यहाँ पे T² फिर 4 का स्क्वायर। अब ये तो शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो गया, 2 5 10 5 हो गया, ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 5 80, तो आपको लिखना है यहाँ पे 80। तो इसका आंसर कितना होगा 80 मीटर, 80 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो कहा गया है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना हो। यदि किसी वस्तु का पृथ्वी में भार 60 kg है तो यही भार चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, तो ये होता है 1/6, 60 इंटू 1/6, 10 kg, ठीक, यानी 6 गुना कम। 60 kg पृथ्वी पे तो चंद्रमा पे 10 kg, तो हमें क्या पूछ रहा है इसका अनुपात, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ये 1 हो गया पृथ्वी के लिए और बटे में चंद्रमा के लिए 1/6, तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 6:1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 6:1। तो ये आपको लिखना है घ। तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या 12। किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है किंतु उसके भिन्न मात्रा के दर्शाता है। इससे इसका आंसर आपको ये लिखना है, किसी वस्तु का भार, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है ग नंबर। भार जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के आकर्षण ही होता है, वो भार कहलाता है, ठीक। जो द्रव्यमान और भार में अंतर जब हम स्पष्ट करेंगे तो ये बात आपको वहाँ पे समझने को मिलेंगी। तो इसका आंसर ग होगा। इसके बाद 13 नंबर, जब किसी वस्तु को विषुवतीय रेखा के ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होगा। तो विषुवतीय के ध्रुव की ओर जाने पर उसका भार क्या होगा, बढ़ता है, महत्तम होता है। 14 नंबर, द्रव के पूर्णतः या अंशतः वस्तु डूबी वस्तु के भार के आभासी जो प्रतीत होता है तो वो किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। 15 नंबर क्या है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है। अपेक्षित घनत्व यानी 2-3 पदार्थों का जब घनत्व कंपेयर किया जाता है किसी अन्य पदार्थ से, उसे अपेक्षित घनत्व कहा जाता है। तो पदार्थ का घनत्व और प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व जिससे वो तुलना किया जाए, ये पहला हो जाता है इसका आंसर। जो पदार्थ का घनत्व मापना है वो ऊपर हो जाएगा और जिससे प्रमाणिक करना है, तुलना कंपेयर करना है, वो होता है नीचे। तो यही होगा कहाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद ये सारे जो प्रश्न दिए गए हैं ये भी काफ़ी आसान है, ये अपने से भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर जो दिया हुआ है